हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज रविवार है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वीकली करेंट अफेयर्स, यानी साप्ताहिक जो करेंट अफेयर्स है उसे मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि डेली करेंट अफेयर्स चलती ही है तो मैं आज जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो वीकली करेंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, यानी साप्ताहिक करेंट अफेयर्स। तो साप्ताहिक करेंट अफेयर्स को थोड़ा मैं रफ्तार से इसको सोल्व करूंगा, क्योंकि जो मेरी डेली करेंट अफेयर्स है उसी का रिवीजन होने वाली है। आज एक ही क्लास में मैं टोटल एक सप्ताह का रिवीजन करने वाला हूं। तो आप सभी मिल करके हमारे साथ एक साप्ताहिक जो रिवीजन चलेगी वो सभी आप मिलकर हम लोग करेंगे, क्योंकि रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है उस पर डेली फ्री करेंट अफेयर्स डेली 6 बजे आती है। तो आप सभी भी हमारे साथ मिल करके करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस करें। तो आइए हम अब कुछ बात कर लेते हैं करेंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेंट अफेयर्स की। फर्स्ट हमारी जो करेंट अफेयर्स है वो क्या है, तो हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने की प्रमाणित किया है। तो हाल ही फिलहाल में कौन ऐसा देश है जिसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 7 अप्रैल, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना की बात कर लेते हैं। तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी की 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसकी जनेवा में है। कहाँ है, जनेवा में है। कहाँ है इसका मुख्यालय, जनेवा में है। हाल फिलहाल ही 75वां वर्षगांठ यानी कि जो हमारा 7 अप्रैल था, 7 अप्रैल को ही हम WHO का 75वां वर्षगांठ के रूप में मनाए थे। तो कौन ऐसा देश है जिसको हाल फिलहाल में जो है इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो ताजिकिस्तान और अजरबैजान यानी ये दोनों देशों को हाल फिलहाल में मलेरिया मुक्त कर दिया गया है। अब किसी देश को हम जानेंगे कि किसी देशों को कब कोई रोग से मुक्त कर दिया जाता है, तो इसके बारे में जान लीजिए। अगर जो कोई देश में 3 साल तक कोई भी केस उसका नहीं निकलता है, यानी कि जैसे कि मलेरिया मुक्त कर दिया गया है, तो 3 साल तक यानी कि 3 साल तक वहाँ मलेरिया का एक भी केस नहीं आया होगा, तब उसे मलेरिया मुक्त देश मलेरिया मुक्त देश कर दिया गया है, इसकी घोषणा। अब भारत की हम लोग बात कर लेते हैं। तो भारत मलेरिया मुक्त कब तक होगा, भारत जो है मलेरिया मुक्त कब तक होगा, तो भारत जो है मलेरिया मुक्त 2030 ईस्वी तक होगा। अब बात कर लेते हैं टीबी मुक्त कब होगा, तो टीबी मुक्त जो भारत है वो 2025 ईस्वी तक होगा। कब होगा, 2025 ईस्वी तक। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति जिन पर आपराधिक दर्ज किया गया है, यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कौन है जिन्हें आपराधिक रूप ठहराया गया है। तो आपराधिक किसे, डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि 2016 ईस्वी में चुनाव हुई थी अमेरिका में, तो उसके जो राष्ट्रपति हम बने थे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टॉर्मी डेनियल्स जो अमेरिका के पोर्न स्टार जो थी, लिख देता हूं मैं, अमेरिका की जो पोर्न स्टार थी, पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल जो पोर्न स्टार अमेरिका की थी, उनके साथ इनका शारीरिक संबंध था और यह संबंध 2006 ईस्वी में हुआ था। तो उसके बाद 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने हुआ के राष्ट्रपति बने, तो इनको जो स्टॉर्मी डेनियल्स जो थी उसको पैसा दिए थे, इसी के मामले में केस आया है। और 2006 ईस्वी में अगर जो हम बात कर लेते हैं, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप 60 साल के थे और डेनियल्स उस समय 27 साल की थी। कितना साल की थी, 27, बूढ़ा कहीं का। 27 साल में ही तो बेटी के समान होगी, तब पर भी
क्या करिएगा, दुनिया बदल रहा है, आप लोग सिर्फ नहीं बदलिएगा। आपका नज़र जो है हमारे बोर्ड पर ही अंत तक होनी चाहिए, ताकि वीकली जो करेंट अफेयर से हम आसानी से कर सकें। तो कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। और 4 अप्रैल जो हमारी चल रही है, 4 अप्रैल को ही हैनमट्टन जो हुआ का क्या चीज़ हुआ, हैनमट्टन जो अमेरिका का कोर्ट है, उसी में 4 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद देख लीजिए, यही है डोनाल्ड ट्रंप, और यह है स्टॉर्मी डेनियल्स, जिनके साथ इनका जो संबंध हुआ था। उसके बाद देख लीजिए, हाल ही में किसे लगातार दूसरे साल 2022 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्या चीज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। तो हाल ही में मुंबई को मिली है, लगातार 2 बार मिली है। तो इसका कहने के तात्पर्य क्या है कि यानी कि 2022 ईस्वी में ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड जो चुना गया है, वो सिर्फ मुंबई को चुना गया है। किसको चुना गया है? मुंबई को चुना गया है। और इससे पहले अगर जो हम 2021 की बात कर लेते हैं, तो 2021 में भारत के 2 राज्यों को जो है ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था। एक जो है हैदराबाद और दूसरा कौन हो सकता है, आप लोग बता दीजिए। एक हैदराबाद, तो क्या बोले हैं, लगातार दूसरी बार, तो जरूर मुंबई होगा दूसरी बार। क्या चीज? दूसरी बार जरूर मुंबई होगा। और जो है ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड किसके द्वारा चुना जाता है? FAO के द्वारा जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मुंबई को लगातार दूसरे बार जो है क्या चीज़ ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। यही है, देखिए ट्री सिटीज का मतलब होता है कि यानी उस कोई सिटी है उसमें सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं कौन है, तो अभी हाल फिलहाल में मुंबई को चुना गया है। यानी कि मुंबई सरकार जो है क्या चीज़ महाराष्ट्र सरकार जो है अपने जो सिटीज़ है उस पर बेसिक रूप से ध्यान दे रही है कि यहाँ हमारे जो राज्य है और हमारे जो राज्य है उसमें ज़्यादा पेड़ पौधा हो, तो पेड़ पौधा को वन का बढ़ावा देनी चाहिए, क्योंकि जो है यहाँ प्रदूषण काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। तो क्या है, हाल ही में किसने NSG द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कमांडो प्रतियोगिता 2023 का जो 13वां संस्करण था, 13वां संस्करण जीत लिया है। तो कौन जीत लिया है? तो ITBP ने जीता है। 13वां संस्करण जो चल रही है, 13वां संस्करण में कौन जीता है? ITBP। और ITBP के और दूसरा नंबर पर कौन था? तो दूसरा नंबर पर इसका आयोजन NSG के द्वारा किया गया। NSG का फुल फॉर्म क्या होता है? NSG का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो थी, इसी का टीम ने NSG का ही टीम दूसरे नंबर पर था। क्या चीज़? किसका टीम? NSG का ही टीम जो था दूसरा नंबर पर था। और तीसरा नंबर पर अगर जो हम बात कर लेते हैं, तो तीसरा नंबर पर BSF का टीम था। किसका टीम था? BSF। ITBP तो जानबे करते हैं, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है वो चाइना की तरफ रहती है ITBP, और पाकिस्तान के जो बॉर्डर पर रहती है कौन? BSF रहती है। तो और हाल फिलहाल में जान लीजिए कि जो लद्दाख में हुआ था नेशनल आइस हॉकी में भी ITBP ने जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य जो है कौन बना है? इसमें कोई नहीं है, फिनलैंड लिख लीजिए। फिनलैंड जो है, फिनलैंड है, इसका 31वां सदस्य देश बना है। अब नाटो का काम क्या है ये जान लीजिए। नाटो का काम क्या है? जैसे कि हम जान रहे हैं कि अभी
जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 ईस्वी, तो इसके बाद क्या हो गया कि पूरी संसार जो है दो खेमों में बट गया, एक को समाजवादी कहने लगे, एक को पूंजीवादी। और इसके बाद से शीत युद्ध की दौर चालू हो गई। शीत युद्ध का मतलब होता है वैसा युद्ध जो दो देशों के बीच युद्ध तो नहीं होता है लेकिन युद्ध का माहौल बना रहता है, उसे हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध के डर से अमेरिका ने नाटो का गठन किया। नाटो एक सहयोगी संगठन है जो एक सैनिक का संगठन है। इसमें हाल फिलहाल में फिनलैंड को जोड़ा गया है जो टोटल 31 देश है। नाटो का 31 सदस्य देश हो गया है। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। 31 देश, अगर जो इस 31 देश में कोई एक हमला करता है इस 31 देश पर, तो 31 देश फिर 31 देश मिल करके उस पर हमला करेगा और उसका रक्षा करेगा। तो जान लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो अभी चल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रही है, तो रूस यूक्रेन युद्ध और रूस के सटल 1300 किलोमीटर जो है 1300 किलोमीटर बॉर्डर जो है रूस को वो फिनलैंड के साथ मिलती है। किसके साथ मिलती है? फिनलैंड के साथ। तो वही कारण से जान रहा है कि फिनलैंड जानता है कि रूस के जो राष्ट्रपति है किसी पर कभी भी आक्रमण कर देता है। पुतिन बाबा जो लगता है लकवा मार ले, वो हमरा लगता है कि शारीरिक रूप से मार ले जो है यह पुष्पा नियन। और बात सही है, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो पुतिन बाबा किसी से झुकते नहीं हैं। तो वही जो है कि तो उसी को देख करके कि रूस किसी पर हमला कर देता है, तो फिनलैंड जो है नाटो के सदस्य बन गया है ताकि इसको सहायता मिल सके। और यूक्रेन से वही कारण युद्ध चल रहा था। यूक्रेन जो है वो सोच रहा था कि हम भी नाटो का सदस्य बन जाए, तो सदस्य को लेकर के चल रही थी सदस्य को, ताकि ये जानता है रूस के जो पुतिन बाबा है वो जानते हैं कि अमेरिका जो है एक शक्तिशाली देश है और यह जो हमारे सटे पड़ोसी देश है वहाँ आकर के युद्धाभ्यास करेगा और हमें आसानी से पराजित कर सकता है। इसीलिए यूक्रेन को आप जो है नाटो का सदस्य नहीं बनने दिए। तो हाल फिलहाल में 31वां कौन बना है? फिनलैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नौसेना संचालन के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो महानिर्देशक जो है अतुल आनंद बने हैं। नौसेना के महानिर्देशक कौन बने हैं? अतुल आनंद बने हैं। और 4 दिसंबर को क्या चीज़ है? नौसेना दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? कोलंबो में। अब जान लेते हैं सिलिनेक्स क्या चीज़? सिलिनेक्स 2023। तो यह एक युद्धाभ्यास है और यह युद्धाभ्यास किसका है? नेवी का युद्धाभ्यास है। नेवी का युद्धाभ्यास है। इस युद्धाभ्यास ने भारत के तरफ से भाग कौन लिया था? तो INS क्लिंटन जो था भारत का 2 जहाज भाग लिया था, और INS सावित्री जो ये दोनों है जो भाग लिया था भारत की तरफ से। यह कोलंबो में, श्रीलंका के कोलंबो में किया गया। सिलिनेक्स से देखने से ही पता चलता है। एसएल से हो गया हमारा श्रीलंका, एसएल से श्रीलंका, और IN से इंडिया। क्या चीज़? इंडिया। और EX से तो जानबे करते हैं एक्सरसाइज, यानी श्रीलंका और इंडिया के बीच 2023 में जो एक्सरसाइज हुआ है वो किस स्थान पर हुआ है? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जितना भी 2023 में युद्धाभ्यास हुआ है उसके बारे में हम टोटल इसके बारे में डिटेल से जानकारी ले लेंगे, क्योंकि जो है युद्धाभ्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो ब्लड टॉप्स 22 अभ्यास जो है नाटो देशों के बीच, यानी नाटो में जो हाल फिलहाल में फिनलैंड जुटी है ये तो 31 सदस्य देश इसकी हो गई है। तो नाटो जो है, नाटो के जो 31 सदस्य देश हैं वो ब्लड टॉप्स अभ्यास करते हैं। कौन सा अभ्यास? ब्लड टॉप्स अभ्यास। स्विफ्ट रिस्पॉन्स जो है नाटो सदस्य करते हैं। यानी सोच रहे होंगे कि आप कि कोई देश जो है युद्धाभ्यास कैसे करता है, क्यों करता है? तो देखिए क्यों करता है। जैसे कि मेरा कौन चीज़ है? कलम है, तो कलम के हम यूज ही नहीं करेंगे तो कलम खराब हो जाएगी धीरे धीरे। उसी प्रकार से बिहार पुलिस वाला के देख लीजिए, बेचारा टांगले रहता है सब घड़ी बंद हो,
और इसको छोड़ने का कोई काम ही नहीं, तो टांगले टांगले जंगा जाता है, कभी मारने के बारी आता है तब बेचारा तो कभी चलेबे नहीं किया तो वो चलाएगा कि बूढ़ा होल है बेचारा उसी। तो यही कारण है कि युद्ध है अभ्यास इसीलिए होती है ताकि हमारी जो नली तली है बंदूक उंदूक के मिसाइल तिसाइल के वो साफ रहे, तो इसीलिए युद्धाभ्यास किया जाता है। साइक्लोन किसके, भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन, भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन। नसीम अलवा भारत और ओमान के बीच जो होता है नसीम अलवा। अग्नि वॉरियर किसके किसके बीच है, भारत और सिंगापुर के बीच क्या चीज होता है, अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर किसके किसके बीच होता है, तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। किसके बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच जो होता है युद्ध। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आराम से ले ले ताकि याद करने में आसान हो। ऐसे तो हमारे साथ एक बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। ब्लटर टॉप्स 22, बोलिए ब्लटर टॉप्स 22 अभ्यास जो है नाटो देश के साथ होता है। स्विफ्ट रिस्पांस नाटो देश के बीच होता है। साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के बीच होता है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच होता है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच होता है। नसीम अलवा भारत और ओमान के बीच। नसीम अलवा हमारे साथ भी आप लोग बोलते जाइए, नसीम अलवा भारत और ओमान के बीच। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच। फिर देख लीजिए अभ्यास वरुण फ्रांस और भारत के बीच, फ्रांस और भारत के बीच होता है अभ्यास वरुण 2023। अभ्यास ऑपरेशन अलर्ट 2023 बीएसएफ के द्वारा किया गया है। और अभ्यास टोरोपैक्स जो 2023 है भारतीय नौसेना अपने यानी कि अपने आप ये करती है, अपने में करती है। वीर गार्जियन धर्म गार्जियन है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। किसके किसके बीच, भारत और जापान के बीच होता है। साइक्लोन तो अभी बताएं भारत और मिस्र के बीच होता है। वज्र परिहार क्या चीज, अभ्यास वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच। साइक्लोन तो जानबे करते हैं। फिर उसके बाद देख ली और कुछ युद्धाभ्यास वरुण 2023 भारत और फ्रांस के बीच। वरुण भारत और फ्रांस के। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका। सूर्य की किरण भारत और नेपाल। नेपाल देने से सूरज निकलता है कि नहीं जी, बिल्कुल नहीं निकलता है, इसीलिए हम करवा दिए हैं भारत और नेपाल के बीच क्या चीज़, सूर्य किरण नहीं निकलता है। तो इसीलिए लो भाई उसके कारण के मैं अभ्यास तुम्हारे साथ करवा देता हूँ। चक्रवात भारत और मिस्र के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। बोंगो सागर तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो होती है बोंगो सागर। यही देख लीजिए एक INS क्लिंटन है तो ये INS सावित्री है। देख लीजिए वार्षिक वेस्टल डे परेड में अतिथि के रूप में PM नरेंद्र मोदी जी को किस देश में आमंत्रित किया गया है, तो फ्रांस में आमंत्रित किया गया है। क्योंकि देखिए वेस्टल डे जो है वेस्टिल डे परेड जो है फ्रांस में कहाँ, फ्रांस में 14 जुलाई को मनाया जाता है। कब, 14 जुलाई को। और यह बेस्टिल डे परेड आप सोच रहे होंगे क्या है, यह फ्रांस का नेशनल डे है। फ्रांस का नेशनल डे है। और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को वेस्टल हुआ के जो राजा थे, वो बहुत ही क्रूर राजा थे और 14 जुलाई को हुआ से इनको मार करके भगा दिया गया था। तो इसी कारण से हुआ खुशी नेशनल डे के रूप में मनाते हैं। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को वेस्टल डे के रूप में मनाते हैं फ्रांस। तो भारत के जो PM है श्री नरेंद्र मोदी, अतिथि के रूप में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इनको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। तो हमारे प्रधानमंत्री 14 जुलाई को कहाँ जाने वाले हैं, फ्रांस जाने वाले हैं। यह देख लीजिए, यही हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति। फिर देख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर अमेरिका है। अब जानेंगे हम लोग कि ग्लोबल वार्मिंग जो है क्या चीज़ है।
ग्लोबल वार्मिंग जो है क्या चीज़ है, तो ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट सबसे पहले जान लेंगे कि कौन जारी करता है। तो इराक और अमेरिका जारी करता है। इराक और अमेरिका दोनों मिल करके ग्लोबल वार्मिंग का रिपोर्ट जारी करती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, तो जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि जिस प्रकार से सूर्य की किरण है, तो सूर्य की किरण जो होती है तो वो डायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से जो ओजोन परत है हमारी उसे छन करके आती है। तो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस को कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस को, ग्रीन हाउस गैस को कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस कौन हो सकता है? CO2 हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 जो मीथेन जिसको हम लोग कहते हैं, क्या चीज़? मीथेन हो सकता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये तीनों जो है क्या चीज़ है? ये तीनों जो है क्या चीज़ है? ग्रीन हाउस गैस। क्रम में सजाने के लिए दे देगा तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? सबसे अधिक क्रियाशील जो होती है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? तो CO2 सबसे अधिक क्रियाशील होता है। कौन? CO2 जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो है अमेरिका का स्थान प्रथम नंबर पर है। अमेरिका जो है कौन नंबर पर है? अमेरिका जो है प्रथम नंबर पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर जो बात कर लेते हैं तो चीन है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं तो तीसरे नंबर पर रूस है। और चौथे नंबर पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो ब्राज़ील है। चौथे नंबर पर ब्राज़ील है। अगर जो पाँचवें नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं तो पाँचवें नंबर पर हमारा देश भारत है। भारत का स्थान कितना नंबर है? पाँचवा नंबर पर है। तो एक प्रकार से एक तो हानि वाली चीज़ है, ताकि हमारे जो पर्यावरण में है ज़्यादा पॉल्यूशन हो रही है, पॉल्यूशन के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो एक तरह से हम सही भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश इससे पहले अगर जो ग्लोबल वार्मिंग का इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत जो था 10वां नंबर पर, वहाँ से डायरेक्ट छलांग मार कर गया है, भारत जो है 5वां नंबर पर आ गया है। इससे यह पता चलता है कि भारत में भी कल कारखाने की स्थापना हो रही, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस है, वो किससे फैलती है? तो कल कारखाने के जो धुएँ निकलती है उससे फैलती है, और रोड पर जो मोटर वाहन चलती है तो उससे जो धुआं निकलती है उससे। तो इस यानी कि भारत जो है इस पर 5वां नंबर पर आ गया है। तो इससे यह पता चलता है कि भारत में जो कल कारखाने हैं और वहाँ के जो डेवलपमेंट मॉडल है, यानी विकासशील भारत देश है, तो विकास बहुत ही तेजी से हो रहा है। ये तो हमारी देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य के 11 स्थानों को नाम बदलने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो है अरुणाचल प्रदेश के राज्यों को जो है 11 अरुणाचल प्रदेश राज्य में 11 ऐसा स्थान है जिसको चीन ने नाम बदलने की घोषणा की है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है चीन के लिए, ये चीन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैप होगा तो बता देते हैं। हाँ देख लीजिए, इधर जो है भारत और चीन के बीच जो रेखा पड़ती है, भारत और चीन के बीच जो रेखा पड़ती है उसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या चीज़? मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। और भारत, लेकिन चीन जो इसको मैकमोहन रेखा है उसको चीन मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका ने इसे मान्यता दे दिया है। अमेरिका ने इसे मान्यता दे दिया है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान की अगर जो बात कर लेते हैं तो रेड क्लिफ है। क्या चीज़ है? रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। इधर ही ITBP हमारे जो पुलिस है, ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस इधर रहती है। तो इसी स्थान को चीन ने है जो है इसी अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को जो चीन है नाम परिवर्तन करने की घोषणा की है कि 11 जगह को हम नाम बदली करेंगे, और भारत इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर हैं तो हमारे सिर 56 इंच के सीना वाले हमारे मोदी जी, और मोदी जी ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग को मोदी जी पर गर्व है, चाहे मर मिट जाएंगे लेकिन ये तो होने नहीं देंगे हम। तो ऐसा चीन पहली बार नहीं कर रहा, 2021 में भी ऐसा चीन किया था और 18 में भी किया है चीन। तो चीन का ये जो है तांडव रेगुलर चलता रहता है, उससे भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किसने मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता है। मियामी ओपन का जो खिताब है हाल फिलहाल में कौन जीता है, तो डेनियल मेदवेदेव जो है मियामी ओपन का खिताब जीता है, जो 2023 में मियामी ओपन हुआ था। तो ये भी पूछ सकता है डेनियल मेदवेदेव जो है किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस खेल से संबंधित है। देख लीजिए यही है मियादी, कौन है, डेनियल मेदवेदेव जो है, डेनियल मेदवेदेव जो है यही है, डेनियल मेदवेदेव जो है यही है, टेनिस खिलाड़ी हैं। उसके बाद देख लीजिए, अब मैं इस आपके बीच में कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट जो ओपन हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुई है पुरुष के तरफ से नोवाक जोकोविच जो जीते हैं, कहाँ के हैं, सर्बिया के। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर जो महिला में, तो आर्यन सर्वलेकर जो है बेलारूस के हैं। सर्बिया के कौन थे, नोवाक जोकोविच है, और आर्यन सर्वलेकर जो है बेलारूस को महिला। इधर पुरुष है, क्या चीज, इधर पुरुष जीते हैं, इधर क्या है, महिला। कौन है, महिला। इधर जो है महिला जीते हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन जो 2022 ईस्वी में फ्रेंच ओपन हुई थी, उसमें कौन जीते हैं, तो राफेल नडाल जो स्पेन के हैं उसने जीते हैं। और क्या चीज, युगा स्वीटेक जो पोलैंड के हैं महिला में जीते हैं, कौन, फ्रेंच ओपन। बीबी लंदन ओपन में क्या चीज, नोवाक जोकोविच ने जीता है। और एलियन जो है महिलाएं हैं वो जीते हैं, क्या चीज, बीबी लंदन का खिताब महिला में एलियन जीते हैं, और बीबी लंदन में नोवाक जोकोविच जीते हैं। और तो इसको आज कर लीजिएगा, मियामी ओपन जो 2023 के हुई थी, डेनियल मेदवेदेव जो है डेनियल मेदवेदेव ने जीते हैं। नेक्स्ट जीते, किस IIT के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस यानी कौन सी IIT शोधकर्ता जो है, IIT जो शोधकर्ता जो है, IIT शोधकर्ता वो दूध में मिलावट के लिए पता लगाने के लिए 3D पेपर इमेज जारी की है। क्या चीज, 3D पेपर डिवाइस 3D पेपर डिवाइस जो है विकसित किया है, कौन किया है, IIT मद्रास जो है 3D पेपर डिवाइस किया है। यानी कि दूध में पानी मिला हुआ है कि दूध में पानी नहीं मिला हुआ, यह मात्र 30 सेकेंड में पता लगा देगा कि इसमें पानी मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो पॉकेट डिवाइस, इसको पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 वो पेपर रहता है, उसको पॉकेट में आराम से लेकर के हम लोग जा सकते हैं। और जो दूध में दूधिया जो जानवे करते हैं, जो दूध देने वाले होते हैं वो मिलावट कर देते हैं। तो उसी को लगाने के लिए IIT मद्रास शोधकर्ता है जो यह 3D पेपर डिवाइस जो है जारी किया है। और इससे केवल दूध को नहीं, यानी कोई भी, जैसे कि हम लोग जूस पीने जाते हैं तो जूस को हम लोग बासी जूस दे देता है, यानी कल जो पेरा है बच जाता है तो भी पिला देता है, तो उसको भी हम पता आराम से लगा सकते हैं इस 3D पेपर डिवाइस के द्वारा। तो कौन विकसित किया है, IIT मद्रास किया है। किस देश ने वर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की है, तो किस देश ने की है, तंजानिया। वर्ग वायरस क्या चीज है, वर्ग वायरस जो है क्या चीज है, वर्ग वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलने वाला, जिस प्रकार से कोरोना जो है थी एक दूसरे से फैलती थी, वही प्रकार से क्या उन सा बीमारी है, वर्ग वायरस, यानी एक दूसरे को संपर्क में आने से यह फैलने वाला रोग है। तो ये इसमें भी है 2 गज दूरी या मास्क है जरूरी। अभी तक है जो है 161 लोगों के बीच यह फैल चुका है, 161 लोगों के बीच यह फैल चुका है।
और यह एक दूसरे नज़दीक जितना आइएगा उतना। और यह जो मर्ग वर्ग जिनको बीमारी होती है 88% मृत्यु की चांस है। क्या चीज़? 88% जो है मृत्यु की चांस, 88% चांस है कि वो मर ही जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि अभी तक इसकी टीका की खोज नहीं की गई है। और इसमें जो क्या चीज़ है, इसमें तेज बुखार आएगा। क्या चीज़ आएगा? इसका लक्षण भी बता देते हैं हम लोग। तेज बुखार। क्या चीज? तेज बुखार, तेज बुखार और रक्तस्रावी बुखार है। क्या चीज? रक्तस्रावी बुखार है, रक्तस्रावी। इसमें प्रभावित जो हमारी होती है लसिका तंत्र होती है, लसिका तंत्र होती है। इसमें क्या चीज? लसिका तंत्र जो है प्रभावित होती है। और यह जो इसका लक्षण रक्तस्रावी यानी बुखार के साथ साथ रक्त भी निकलती है दस्त के साथ, तो उसी को हम लोग क्या चीज़ है? रक्तस्रावी तेज बुखार आती है। तो किस देश में खोजा गया है? तो तंजानिया में खोजे गए हैं। यह जो है 161 लोगों का भी हो चुकी है। तो ये भी याद कर लीजिएगा कि लसिका तंत्र से यह किसको, ये भी पूछ देगा। मर्ग वर्ग वायरस रोग है जो किसको प्रभावित करता है? तो लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। फिर देख लीजिए, किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख दान देने की घोषणा की है? तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 48 लाख दान देने की घोषणा की है। जो एनजीओ द इको इसके साथ मिल करके हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में 32,000 पौधे लगाने की घोषणा की है। और सरकार ये भी कहती है कि जो देश जितना कमाता है उसको सामाजिक कार्यों के लिए खर्च भी करना चाहिए। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है SBI वो जो है 32,000 सामाजिक कार्य कर रहे हैं कि 32,000 पौधे लगाने की घोषणा की है। और मियावाकी पद्धति द्वारा आप सोच रहे हो कि मियावाकी क्या है? तो ये जो है चीन का बोटनिस्ट है। क्या चीज़ है? चीन का बोटनिस्ट है। क्या चीज़ है? चीन का बोटनिस्ट। चीन के यानी पेड़ पौधे को जो लगाने में मदद करते हैं वही। तो मियावाकी पद्धति है। क्या चीज़ है? इस पद्धति द्वारा अगर जो कोई भी पेड़ पौधे को लगाया जाता है तो क्या होता है इसमें कि यह 10 गुना तेजी से बढ़ता है और यह 2 साल में यह जो है अपने अस्तित्व में आ जाता है और 30 गुना तेजी से यह फैलता भी है। इसका मियावाकी पद्धति जो है यह इसका मुख्य भूमिका है। तो ये भी याद कर लीजिएगा कि किस पद्धति द्वारा रोपी गई है। तो मियावाकी पद्धति, यह एक व्यक्ति का नाम है मियावाकी जो है वो कहाँ का? चीन का बोटनिस्ट है। बोटनिस्ट यानी पेड़ पौधे के यानी वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को हम लोग क्या चीज़? बोटनिस्ट कहते हैं। तो हाल ही में ही ISPA विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 तालिका में भारत का स्थान कौन था? तो भारत का स्थान दूसरा नंबर था। भारत का स्थान कैमा नंबर पर था? दूसरा। और प्रथम स्थान पर कौन था? तो प्रथम स्थान पर चीन था जो 12 मेडल के साथ था। कितना मेडल के साथ था? 12 मेडल के साथ। भारत जो था 7 मेडल के साथ। कितना मेडल के साथ? 7 मेडल के साथ, जिसमें एक गोल्ड मेडल था, एक सिल्वर मेडल था और बाकी 5 ब्रोंज था। क्या था? ब्रोंज था। तो जो था तो यह 7 को जीता था। तो यही जो भारत है इसमें ISSF जो विश्व कप राइफल पिस्टल है जिसमें क्या चीज़? भारत जो है दूसरा नंबर पर। पहला नंबर पर कौन है? तो चीन है। देख लीजिए, NPCI 2,000 रुपये से ज़्यादा के किस तरह का UPI पेमेंट पर 1.1% तक इंटरचेंज फीस लागू किया है? तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट तक। अब जान लीजिए इसके बारे में। NPCI जो है, NPCI अगर जो आप कोई भी पेमेंट करते हैं जिस प्रकार से ऑनलाइन पेमेंटिंग की बात कर लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं
तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, जिस प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा कि मोबाइल से मोबाइल तक करिएगा। यानी कि जिस प्रकार से ये जो है ये घोषणा सबसे पहले जान लेते हैं 1 अप्रैल से की गई है। यानी 1 अप्रैल से की गई है कि यानी कि कोई भी अगर जो कोई भी यूपीआई जिस प्रकार से आप लोग चलाते हैं ना, भीम ऐप और क्या चीज़ जो पैसा भेजने का काम करते हैं पेमेंट बैंक, पेटीएम, क्या चीज़ पेटीएम का यूज करते हैं। ये सब जो द्वारा अगर जो किसी को भेजते हैं पैसा, तो जैसे कि आप एक ग्राहक इधर है और एक ग्राहक इधर है, तो आप इनके यहाँ 2000 रुपया भेजते हैं तो आपको 2001.1% जो है कट करके सीधे कहाँ एनपीसीआई के खाते में चला जाएगा। एनपीसीआई तो आप सोच रहे हैं कि जो पेमेंट करेगा उसके अकाउंट से कटेगा या जिसको देंगे उसके अकाउंट से, तो जिसको आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, जिसको आप दीजिएगा उसके अकाउंट से 1.1% कटने वाला है। तो कितना 2000 रुपया में 22 रुपया कटेगी, तो कोई बड़ी कोई बात है नहीं, 2000 रुपया में 22 रुपया कटेगी। अगर जो आप सोच रहे हो कि मैं ग्राहक हूँ और ग्राहक ये क्या चीज़ है, बैंक है, क्या चीज़ है, बैंक है, तो अब क्या मैं यहाँ से बैंक को भी ट्रांसफ़र करूँगा तो कटेगा नहीं। बैंक अगर जो आप अपने मोबाइल से बैंक को ट्रांसफ़र करते हैं तो इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगी, लेकिन आप ग्राहक से ग्राहक को अगर जो पेमेंट करते हैं 2000 से ऊपर तो 1.1% की जो है टैक्स आपको भरने के लिए जो है किया जाएगा। और बैंक से अगर जो आप करते हैं तो उससे पर भी नहीं कटेगी, सिर्फ ग्राहक टू ग्राहक जो है 1.1% कटने वाली है। तो 1000 में 22 रुपया कटेगी। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई जो है इसके द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, रूस में खतरे को लेकर किन देशों ने अपनी एयर डिफेंस को एकत्रित करने का समझौता किया। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क जो है ए और बी ये दोनों मिलकर के ने किया जी एयर डिफेंस एकत्रित करने की कोशिश की है। क्योंकि जो जानते हैं कि रूस जो है यूक्रेन पर लगातार हमला कर रही है, तो यही हमला को देख करके जो इनको पड़ोसी देश हैं वो डर सा गए हैं। तो पड़ोसी देश डर गए हैं तो क्या होने वाला है, तो डर से ये जो 4 देश हैं, कौन कौन सा देश है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है और डेनमार्क है, जो ये देश ने अपना एयर डिफेंस यानी एयर फोर्स को एकत्रित करने की घोषणा की है, ताकि अगर जो रूस कोई किसी भी 4 देश में से किसी पर एक पर आक्रमण करता है तो हम सभी मिल करके रूस पर आक्रमण करेंगे। इसीलिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क जो है सभी देशों ने, ये 4 देश ने एकत्रित हुए हैं एयर डिफेंस के क्षेत्र में। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस 2 साल के लिए भारतीय को एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया। तो देख लीजिए, एशियाई हॉकी महासंघ जो है AHF जो है एशियाई हॉकी महासंघ ने जो है किसे 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो सलीमा टेटे को चुना है। किसे चुना है, सलीमा टेटे जो है सलीमा टेटे जो है मिडिल प्लेयर है, हॉकी का मिडफील्डर है। क्या चीज़ है, मिडफील्डर है। और 2022 ईस्वी में 2022 में से ईस्वी में इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के ईयर भी चुना गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी नवाजा गया है। किसे, सलीमा टेटे के। ये हॉकी प्लेयर है, कौन सी है, मिडफील्डर है। और इमर्जिंग प्लेयर किसे कहा जाता है, यानी उभरता हुआ खिलाड़ी, यानी कोई भी खिलाड़ी उभर रहा है उसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। और जिससे सलीमा टेटे को, और सलीमा टेटे को AHF को ब्रांड एम्बेसडर, AHF का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक की मेजबानी कहाँ हुई है। तो SCO संघाई सहयोगी संगठन
संघाई सहयोग संगठन जो है इसका बैठक कहाँ हुई है? तो इसका बैठक भारत में ही हुई है। भारत में ही हुई है। कहाँ हुई है? भारत। और भारत कहाँ हुई है? तो भारत के नई दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। और SCO जो संघाई संगठन है इसमें भारत कौन लिए थे? तो इसमें से भाग कौन लिए थे? हमारे अजीत डोभाल। कौन लिए थे? अजीत डोभाल। NSG जो है NSA जो है NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल हैं जो भाग लिए थे। और इसमें इन्होंने कहे थे कि आतंकवादी के खिलाफ हमें सख्त कार्रवाई की जाए और आतंकवादी जितना भी जो देश है आतंकवादी से परेशान है, आतंकवादी को हम लोग नष्ट करेंगे और सभी देशों में शांति एवं सुरक्षा प्रदान करने के सभी मिल करके कोशिश करेंगे। SCO की बैठक, SCO की स्थापना कब हुई थी? SCO की स्थापना जो हुई है 2001 ईस्वी में हुई है। और भारत इसका सदस्य कब बना है? भारत सदस्य कब बना है? तो भारत इसका सदस्य कब बना है वो देख लीजिए। तो भारत जो है इसका सदस्य जून 2017 ईस्वी को, जून 2017 ईस्वी को भारत जो है इसका सदस्य बना है। तो देख लीजिए इसका आंसर कौन होगा? भारत की में जो है SCO के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक की मेजबानी कौन किए हैं? तो भारत की है। और देख लीजिए हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? तो अजय बंगा को चुना गया है। किसे चुना गया है? अजय बंगा को। यह भारतीय मूल के जो अजय बंगा जो है यह भारतीय है। क्या चीज़ है? भारतीय है। इन विश्व बैंक जो है विश्व बैंक ने इन्हें अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना है। विश्व बैंक की अगर जो स्थापना की हम लोग बात कर लेते हैं तो स्थापना का कब हुई है? तो 1944 ईस्वी को हुई है। और विश्व बैंक की अगर जो मुख्यालय के हम लोग बात कर लेते हैं तो मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। कहाँ है? वाशिंगटन में है जो इसका क्या चीज़ है? मुख्यालय है। तो किसे चुना गया है? तो अजय बंगा को। और अमेरिका चुन सकता है, अमेरिका, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पूंजी निवेश करता है। अमेरिका जो है प्रथम नंबर पर है, लगभग 17%, यानी कि 16.88% जो है इसमें पूंजी निवेश करता है। जबकि भारत जो है 7वें नंबर पर है। 3.15% जो है अपना पूंजी निवेश करता है। तो अमेरिका ने अजय बंगा को निर्विरोध चुन लिया है और इसके खिलाफ तो कोई बोल भी नहीं सकता। और विश्व बैंक में अगर जो बात कर लेते हैं तो टोटल 190 देश है। अभी वर्तमान में फिलहाल में कितना देश है? 190 देश है। और एड्रोर जो है, इससे पहले जो था 189 देश इसमें था। और एड्रोर जो है हाल फिलहाल में इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में हीरो मोटर कार ने नए CEO बनाया है। किसे बनाया है? तो निरंजन गुप्ता को बनाया है। किसे बनाया है? निरंजन गुप्ता। यानी कि हीरो मोटर कार, इसका मतलब यानी कि हीरो मोटर कार है जिसका मुख्यालय तो जानते हैं कि दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका कहाँ है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। हीरो मोटर कार का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और इसको जो नए CEO बने हैं निरंजन गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं? निरंजन गुप्ता। ये जो हीरो जो है 2 व्हीलर गाड़ी बनाता है। क्या चीज़? 2 व्हीलर गाड़ी बनाता है। 2 व्हीलर गाड़ी जो है कौन बनाता है? तो ये जो है हीरो मोटर कार जो है
टू व्हीलर गाड़ी बनाता है। मार्च 2023 ईस्वी में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम जो है मार्च 2023 में जो दिल्ली में इंटरनेशनल ओपन शतरंज की खिताब हुई थी उसमें कौन जीता है? अरविंद चिदम्बरम जीते हैं। कौन जीता है? अरविंद चिदम्बरम, जो भारतीय है। तो अरविंद चिदम्बरम जान लेते हैं 2018 और 19 में, 2018 और 19 में जो दिल्ली में जो हुई थी शतरंज चैंपियनशिप, शतरंज चैंपियनशिप हुआ था, उसमें यह जीता है और यह 2014 ईस्वी में ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन, क्या चीज़ बने हैं? ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन बने हैं? अरविंद चिदम्बरम। और अगर जो बात कर लेते हैं एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, शतरंज के सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? एशिया के सर्वश्रेष्ठ जो है, एशिया के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी कौन है? शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो डी गुकेश है। कौन है? डी गुकेश जो है एशिया के सबसे पॉपुलर खिलाड़ी है। और शतरंज चैंपियनशिप होता है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? तो फीडे के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? फीडे। और फीडे का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय फीडे का कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो है इसका पीएम किसे, प्रेसिडेंट फीडे का जो है प्राइम मिनिस्टर किसे चुना गया है? यानी कि फीडे का जो मुख्य अध्यक्ष जिसको हम लोग कह सकते हैं वो किसे चुना गया है? तो विश्वनाथ आनंद को चुना गया है। किसे चुना गया है? विश्वनाथ आनंद को चुना गया है। किसे चुना गया है? आनंद को चुना गया है। विश्वनाथ आनंद को चुना गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ शुरू हुई है? अहमदाबाद में शुरू हुई है। कहाँ हुई है? जो है क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इसमें क्या चीज़ होता है कि जैसे कि कोई भी नेटवर्क को हैक कर लिया जाता है, तो इसमें है कि अब कोई भी नेटवर्क को हैक नहीं किया जाएगा। और इसका क्वांटम कंप्यूटिंग का जो उद्घाटन है वो किसने किए हैं? उद्घाटन जो है तो उद्घाटन रेल मंत्री हमारे कौन है? रेल मंत्री जो है कौन है? अश्विनी वैष्णव जो है इसका उद्घाटन किए हैं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी ये भी घोषणा किए हैं इसको अगर जो कोई हैक कर लेगा तो उसको इनाम के राशि में हम 10 लाख रुपया का इनाम देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बसोहली हो जाएगा। बसोहली पेंटिंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर का कौची बसोहली पेंटिंग है। यानी कि एक पेंटिंग होता है और ये पेंटिंग के चारों तरफ बॉर्डर होती है। ये बॉर्डर जो होनी चाहिए या तो पीला रंग का होना चाहिए, या तो नीला रंग का होना चाहिए, या तो लाल रंग का होना चाहिए। किस रंग का होना चाहिए? ये 3 रंग का होगा तो वो बसोहली पेंटिंग होगा। और वो बसोहली पेंटिंग जो है जम्मू कश्मीर के पेंटिंग है। हाल फिलहाल में जो है जीआई टैग दिया गया है। 33 वस्तुओं को जो है जीआई टैग मिला है। कितने वस्तुओं को मिला है? 33 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है, जिसमें बसोहली पेंटिंग के लिए जम्मू कश्मीर के यानी हस्तकला के लिए पहली बार जम्मू कश्मीर को पेंटिंग जो बसोहली पेंटिंग है उसके लिए जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि किसी भी विशेष क्षेत्र में जिस प्रकार से कोई भी विशेष क्षेत्र जैसे कि
इस क्षेत्र में आ जाइए, बाढ़ के क्षेत्र की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो बाढ़ के क्षेत्र में लाई है, तो लाई को जीआई टैग यानी कि यहाँ जो खाद्य पदार्थ है, कौन सा खाद्य पदार्थ किसी भी जगह का फेमस के लिए दिया जाता है। जैसे कि मुजफ्फरपुर का लीची, मुजफ्फरपुर का शाही लीची है, और मगध का मगही पान जो है, इस प्रकार से कई जो क्षेत्र हैं इनको जीआई टैग यानी कि हुआ का जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है, यानी जोग्राफिकल भौगोलिक जो दर्शाता है उसको हम लोग जीआई टैग, और इसे 2023 में है जो 33 वस्तुओं को दी गई है। बसोहली पेंटिंग में जम्मू कश्मीर को दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो बिहार का देख लीजिए, बिहार में एक के लिए मिला है, मिर्चा चावल के मिला है जो पश्चिमी चंपारण में होता है। उत्तर प्रदेश में 10 को मिला है, मध्य प्रदेश में 1 को, छत्तीसगढ़ में 1 को, तमिलनाडु में 11 को, लद्दाख में 1 को और जम्मू कश्मीर में 8 गो को मिला है। टोटल 33 गो को मिल चुका है। कितना को? 33 गो को। तो देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद प्रमुख जीआई टैग किसको किसको है जो जीआई टैग दिया गया है? सोजात मेहंदी, यानी लड़कियां जो है मेहंदी लगाती है, यहाँ से यहाँ तक जो लगाती है उसको सोजात मेहंदी है। वो कहाँ का जीआई टैग है? तो राजस्थान का जीआई टैग है। कहाँ का जीआई टैग है? राजस्थान का जीआई टैग है। उसके बाद अगर जो हम बात कर लेते हैं डिंडीगुल ताले, तमिलनाडु, ताले से तमिलनाडु। शाही लीची बिहार का है। बिल्लो क्रिकेट बिहार का, मुजफ्फरपुर के अभी बताएं। बिल्लो क्रिकेट बैट कश्मीर का है। तेजपुर लीची असम का। शाही लीची बिहार का। तेजपुर लीची असम का। अब शाही लीची बिहार का, इसको भुलाइएगा आप लोग नहीं। कन्याकुमारी तमिलनाडु। कड़कनाथ मुर्गा, यानी काले रंग का जो मुर्गा होता है उसको हम लोग कड़कनाथ मुर्गा के नाम से जानते हैं। क्या चीज़? कड़कनाथ मुर्गा के नाम से जानते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का जीआई टैग है। अलीबाग सफ़ेद प्याज जो है ये जो कहाँ का है? महाराष्ट्र का जीआई टैग है। फिर उसके बाद देख लीजिए बिहार के किस जिले में उत्पादन होने वाले सुगंधित मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? तो बिहार में एक ही गो के जीआई टैग मिला है। जो किसको मिला है? बिहार के किस उत्पादन के लिए सुगंधित? तो पश्चिमी चंपारण को। अभी बिहार में कुल मिलाकर के अगर जो हम बात कर लेते हैं तो कुल मिलाकर के 8 वस्तु को जो है 8 वस्तु को जीआई टैग मिल चुका है। जिसमें क्या क्या चीज़ है? मगही पान है, और क्या चीज़ है? मरचा चावल है। इसी प्रकार से सिलाव का खाजा है। इसी प्रकार से जो है जो बिहार का है 8 वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस राज्य के बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो कौन सा राज्य का जो है बनारसी लंगड़ा आम? तो बनारस ऐसू जानते हैं कि बनारस कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो बनारसी लंगड़ा आम के लिए उत्तर प्रदेश को जो है जीआई टैग मिला है। किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला है। किसे मिला है? तो उत्तर प्रदेश को बनारसी लंगड़ा आम के लिए। आम के लिए ऐसे तो हम बात करें तो आम के लिए तो बिहार ही फेमस है, लेकिन मोदी जी हुआ के हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो हुआ के संसद, बनारस के जो संसद हैं वो मोदी जी हैं। देख लीजिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग किसे किसे मिला है? बनारसी लंगड़ा आम को मिला है, बनारसी पान को मिला है। बनारसी पान पर तो गाना भी सुने होंगे, खाई के पान बनारस वाला। सफ़ेद भंटा का मतलब जो सफ़ेद बैंगन होती है, जिसका हम लोग चोखा बड़ा स्वादिष्ट होता है। आदम चीनी चावल जो है, यानी सभी के लिए इतना जो दिया है, सभी के लिए जो है उत्तर प्रदेश को जीआई टैग। उत्तर प्रदेश में कितने को दिया गया? कितने वस्तुओं को? तो टोटल 10 वस्तुओं को यूपी में दिया गया है। 10 वस्तुओं को जीआई टैग जो मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? आरबीआई को कार्यकारी निर्देशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज निगम को नियुक्त किया गया है। आरबीआई की अगर जो हम बात कर लेते हैं, आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। और बात कर लेते हैं आरबीआई के जो मुख्यालय है, कहाँ है? मुख्यालय है कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। उसके बाद और बात कर लेते हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ है। और
सबसे पहला गवर्नर थे, भारतीय प्रथम गवर्नर, भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। अभी जो है वर्तमान में कौन है? वर्तमान में बता देते हैं कि 25वें नंबर के जो है शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जो है क्या चीज़ है? शक्तिकांत दास जो है 25वें नंबर का है। कितवें नंबर का है? 25वें नंबर का है। शक्तिकांत दास जो है 25वें नंबर का है, जो क्या चीज़ है? आरबीआई का गवर्नर है 25वें नंबर का। तो हाल फिलहाल में कार्यकारी निर्देशक यानी कि गवर्नर बता रहे हैं, तो नीरज निगम को कार्यकारी निर्देशक चुना गया है, नीरज निगम को। भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू परिक्षेक्षण अभ्यास जो है आयोजन किस देश के साथ किया गया है? यानी कोप इंडिया जो है कोप इंडिया जो है ये जो है एयरफोर्स का ये अभ्यास है। एयरफोर्स का क्या चीज़ है? अभ्यास है एयरफोर्स का। और ये किसके साथ किया गया है? तो अमेरिका के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है? अमेरिका के साथ। और अभ्यास जान लेते हैं, वज्र प्रहार। भारत और अमेरिका के बीच होता है। तर्कस जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्रम्प जो है किसके साथ होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। रेड फ्लैग जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो और एक क्या चीज़ आ गया है? कोप इंडिया जो है ये भी भारत का है। ये कहाँ आयोजन, कब से कब तक चलने वाला है? तो 10 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक चलने वाली है। कौन चलने वाला है? कोप इंडिया जो युद्धाभ्यास है, जो कब से? 10 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 1 अप्रैल तक चलेगी। कहाँ होगा? तो ये पश्चिम बंगाल, यह जो कहाँ होने वाला है? पश्चिम बंगाल में होने वाला है। तो किसके साथ होगा? भारत और अमेरिका के बीच जो होगा कोप इंडिया लड़ाकू परीक्षण। इसमें भाग कौन कौन लेने वाला है? तो भाग सुखोई, तेजस और क्या चीज़? एगो राफेल जो है इसमें भाग लेने वाला है। नेक्स्ट देखिए, 5 अप्रैल 2023 को किस योजना ने अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं? तो स्टैंड अप इंडिया जो है अपना 5 अप्रैल को 7 साल पूरा कर लिया। यानी इसकी स्टैंड अप इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई थी 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को। कब हुई थी? 2016 ईस्वी को। अब जान लेंगे कि स्टैंड अप इंडिया कब है। यानी कि SC और ST के विकास के लिए किया गया था। SC और ST के विकास के लिए जो बनाया गया था, क्या चीज़? SC ST विकास के लिए बनाया गया था स्टैंड अप इंडिया। एक चीज़ और क्या चीज़ है? स्टार्टअप जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 जनवरी 2016 ईस्वी को। 16 जनवरी 2016 ईस्वी को स्टार्टअप की स्थापना हुई थी। इसमें क्या चीज़ हो गया था कि इसमें यानी 3 वर्ष के लिए निगम टैक्स फ्री कर दिया गया था, ताकि व्यापारियों के यानी पूंजीपतियों को
ये आराम से इसमें पूंजी इन्वेस्ट कर सके और अधिक से अधिक कमा सके। और इसके बारे में कुछ योजना जो है उसके बारे में, पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब आई है? 24 फरवरी 2019 ईस्वी को आई है। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को आया है। पीएम उज्ज्वला योजना, एगो उज्ज्वल योजना है, एगो उज्ज्वला योजना है। तो उज्ज्वला योजना क्या चीज़ है? एलपीजी गैस जो मोदी जी घर घर फ्री दे रहे थे, एलपीजी गैस, और वही एलपीजी को कभी मोदी जी फ्री दिए और कभी 1200 रुपया में भराना पड़ रहा। तो ये गरीब के लिए एक दुविधा की बात कह सकते हैं हम लोग कि इसमें गरीब संतुष्ट नहीं है। एलपी पहले लत लगा दिए मोदी जी, गोईठा पर कितना बढ़िया गांव की स्त्रियां और महिला पकाती थी। तो आप उसको कहें कि महिलाओं को धुआं नहीं लगनी चाहिए, तो महिलाओं को धुआं नहीं लगनी चाहिए तो महिलाएं कमाई कहाँ जाएगी? 1200 रुपया अहमत है, मायने रखता है गरीब के लिए कि एलपीजी कहाँ से भरा पाएगा। तो उज्ज्वला योजना जो है एलपीजी के लिए है। 2016 ईस्वी में बलिया से हुआ है और 2021 ईस्वी, सॉरी 21 लिखा हुआ, 21 ईस्वी में महोबा से शुरू किया गया था। उजाला योजना में क्या चीज़ है? लाइट की व्यवस्था, लाइट यानी लाइट की व्यवस्था जो है उज्ज्वला योजना के तहत किया गया था 1 मई 2015 ईस्वी को। स्मार्ट सिटी की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो 25 जनवरी 2005 को स्मार्ट सिटी। आयुष्मान भारत योजना यानी कि स्वास्थ्य कार्ड जिसको हम कहते हैं 28 सितंबर 2018 ईस्वी को क्या चीज़? आयुष्मान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आई है? तो 22 फरवरी 2015 ईस्वी को, 22 फरवरी 2015 ईस्वी को। एगो है स्वच्छ भारत, क्या चीज? स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत योजना कब आया है? तो स्वच्छ भारत योजना 2 अक्टूबर यानी गांधी जी जयंती के दिन 2014 ईस्वी में आया है। कौन? स्वच्छ भारत योजना। तो ये सब जो प्रमुख योजनाएं हैं उसको अभी आप लोग बढ़िया से ध्यान में रखिएगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देख लीजिए, मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 ईस्वी को आया है। फिर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी देश के राष्ट्रपति को पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो है पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार कौन है उसके बारे में? पोलैंड के जो सर्वोच्च पुरस्कार है कौन है? सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? सफ़ेद ईगल। क्या चीज़ है? सफ़ेद ईगल। सफ़ेद ईगल का पुरस्कार किसे दिया गया है? सफ़ेद ईगल का पुरस्कार यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की को जो है क्या चीज़? सफ़ेद ईगल के पुरस्कार से नवाजा गया है। और अगर जो बात कर लेते हैं जेलेंस्की के बारे में, तो जेलेंस्की को कौन कौन से अवार्ड से नामित किया गया है? चर्चिल लीडरशिप, चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से भी इसे नवाजा गया है। तो किसे हाल फिलहाल में पोलैंड के शीर्ष पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के। किस लिए किया गया है वो भी जान लीजिए, क्योंकि हुआ मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। क्योंकि जो है देख रहे हैं रूस यूक्रेन में युद्ध चल रही है, तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने अपने देश को छोड़ करके नहीं भागा, मानव के हितों को रक्षा कर रहे हैं हुआ। इसीलिए पोलैंड ने है जो अपना सर्वोच्च पुरस्कार जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिए हैं, और दोस्ती को बढ़ावा के लिए भी यूक्रेन को सफ़ेद ईगल का अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में किसे यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर नित्या अम्ब्राहिम जो है भारतीय हैं और इन्होंने यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार किया है। तो ये अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट
यूरोलॉजिस्ट एजेंसी के द्वारा यह जो है यह पुरस्कार दिया गया है। यह भारत के प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेसर जो हैं इनको अमेरिका की यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूरोलॉजिस्ट किसके कहते हैं? मूत्र विशेषज्ञ को, मूत्र विशेषज्ञ को यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या चीज़? मूत्र विशेषज्ञ को यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। यंग यूरोलॉजिस्ट कौन है? डॉक्टर नित्या इब्राहिम भारत के नाम कर रहे हैं। देख लीजिए, हाल में ही कितने भारतीय क्रिकेटरों को MCC लाइफ मेंबरशिप प्रदान की गई है? तो भारत के 5 गो हैं जिनको MCC लाइफ मेंबरशिप में सम्मानित किया गया। मेरी लिब्रोन जो है, मेरी लिब्रोन क्रिकेट क्लब, क्या चीज़? क्रिकेट क्लब, मेरीब्रोन क्रिकेट क्लब जो है, मेरीब्रोन क्रिकेट क्लब जो है, इसकी स्थापना की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो स्थापना कब हुई है? तो 1789 ईस्वी को हुई है। 1787 ईस्वी के इसकी स्थापना हुई है। और इसमें 5 भारतीय खिलाड़ी को लाइफ मेंबरशिप मिली है। 5 खिलाड़ी कौन है? यानी सब दिन के लिए है। MCC ये सबसे पुराना ग्राउंड है। यही निर्धारित किया गया था कि क्रिकेट में 22 गज की पिच होनी चाहिए। क्या चीज़? 22 गज की पिच होनी चाहिए, 22 गज की पिच होनी चाहिए। 5 खिलाड़ी कौन है? MSD महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी को, ये जो 5 है भारतीयों को, उन्हें क्या चीज़? MCC लाइफ मेंबरशिप। लेकिन टोटल की अगर जो बात करें तो टोटल 19 गो के MCC लाइफ मेंबरशिप में शामिल किया गया था, लेकिन भारत की ओर से 5 गो हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर को 4 साल के लिए प्रतिबंधित लगाया गया था? तो संजीता चानू को क्या चीज़ है? डोप टेस्ट में फेल होने के कारण, डोप टेस्ट क्या चीज़ है? नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल डोपिंग एजेंसी जो है, नेशनल डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 2005 ईस्वी में हुई है। ये क्या चीज़ है? यानी कि कोई भी खिलाड़ी अगर जो कोई ड्रिंक करके चलाता है या कुछ ऐसा पदार्थ जिसको निषेध कर दिया गया है, मनाही कर दिया गया है, और तब पर भी इसको पी करके ग्राउंड में चले आते हैं, तो उसके लिए यह नाडा की गठन किया गया है। इसके 2 अध्यक्ष होते हैं, वो खेल मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? खेल मंत्री। अभी खेल मंत्री भारत को तो जानबे करते हैं कि कौन है। भारत के खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। भारत के खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जो है भारत के खेल मंत्री हैं। इनको 4 साल के लिए प्रतिबंधित लगा दिया गया है। और इनके पास जो मेडल है, 2 जो स्वर्ण मेडल जीते हैं, स्वर्ण मेडल, उनको भी छीन लिया जाएगा। किनको? संजीत चानू को। लवलीना बोरगोहेन, निखित जरीना, इनको जानबे करते होंगे कि जो हाल फिलहाल में जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें इन्होंने जीते हैं। किस देश के जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? तो इजराइल को। किसको? इजराइल को। इजराइल जो है ओपेक 13 जो है, ओपेक 13 मिसाइल लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? यानी कि खुफिया एजेंसी को मजबूत करने में यह मदद करेगा। क्या चीज़? खुफिया एजेंसी को मजबूत करने में यह जो है मदद करेगा। ओपेक
OPEC 13। इसमें क्या चीज़ होगा कि सेनाओं को इससे मदद मिलेगी, सेनाओं को खुफिया एजेंसी में मदद मिलेगी। तो कौन ने लॉन्च किया है? तो इजराइल लॉन्च किया है। कौन किया है? इजराइल लॉन्च किया है। देख लीजिए, हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को किस परीक्षण से किया? तो धवन द्वितीय क्या चीज़ है? हम लोग जानते हैं कि विक्रम द्वितीय जो हम लोग छोड़े थे स्पेस में, विक्रम द्वितीय स्पेस में छोड़े थे, उसी में यूज किया जाता है धवन द्वितीय। क्या चीज़? धवन द्वितीय। और धवन द्वितीय में ही 3D क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। क्या चीज़? 3D क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। 3D क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जो होता है इंजन को ठंडा करने में, इंजन का जो तापमान है, तापमान को कम करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। और OPEC 13 के बारे में तो अभी जानबे किए हैं। OneWeb जो है 36 गो सैटेलाइट लॉन्च किया था। LVM-3 जो हमारी गाड़ी है ऊपर ले जाने वाली, उसको लॉन्च किया था। इसी प्रकार से जो है हमारी साप्ताहिक करेंट अफेयर्स जो चल रही है, आज के लिए इतना ही। वीकली करेंट अफेयर्स हमारी जो है आज समाप्त हुई। तो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छी लगे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स आप लोग को सभी ला कर दूंगा। और इसका जो डिस्कशन है, ये नहीं कि मैं ला रहा हूं तो आराम से खाली टिक मरवाते, मैं इसके बारे में कुछ डिस्कशन आपको कर दूंगा जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगी। तो इसी के साथ मैं कल मिलता हूँ आप लोगों के बीच। क्या चीज़? मैं कल मिलता हूँ। देखिए, मैं आपको एक शायरी भी सुना देता हूँ। जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखते हो? अरे जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखते हो? चल उठ खड़ा हो, क्योंकि दुनिया जो है आपकी उड़ान देखती है सिर्फ, क्योंकि दुनिया जो है सिर्फ उड़ान देखती है। तो आप क्यों बैठे हुए हैं? उठिए, खड़ा होइए। अब जागने की टाइम आ गई है। मोदी जी के 2024 की जो वैकेंसियाँ है वो आ गई है। तो आप उठिए, खड़ा होइए और उड़ान भरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुनिया जो है आप कितना काम कर रहे हैं वो नहीं देख रही है। दुनिया ये देखती है कि आपकी उड़ान जो है कितना ऊंचाई तक है। तो आप उड़ान कीजिए और जो है 2024 में वैकेंसियाँ जो आ रही है उसको खाली जाने के लिए नहीं दीजिए और इसको क्रैक कीजिए। तो इसी के साथ मैं कल मिलता हूँ। धन्यवाद।